Hello my dear students, welcome to Dev Right Way Education. In our previous video we have discussed about the sexual reproduction, the brief introduction of sexual reproduction, and today we are going to study the sexual reproduction in deeply. पिछली वीडियो के अंदर हमने बस उसको स्टार्ट किया था और वहां पर हमने स्टडी किया था आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो डीपली स्टडी शुरू कर रहे हैं. अगर आपने पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं देन फर्स्टली गो फॉर दोज लेक्चर्स ताकि ये वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने वहां पर पढ़ना शुरू किया था और वहां पर हमने जाना था कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और कहीं ना कहीं जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन कंपेरिजन टू द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो वहां पर मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर्स बताई थी कि जायगोट क्या होता है. सबसे पहले जूस्पोर क्या था, उसके बाद जायगोट क्या है और जायगोस्पोर क्या है. ये बातें मैंने आपको पिछली वाली लेक्चर के अंदर जो है वो समझाई हैं कि इन तीनों के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है, क्यों हम इन तीनों के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इनके डिफरेंस के लिए आपको वही वाली जो वीडियो है वो देखनी पड़ेगी ताकि आपको ये समझ में आए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये. इनके बीच में डिफरेंस कई बार पूछ लिया जाता है. तो यहां पर हमने स्टडी किया कि जब भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, एट द टाइम ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, जब भी कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो वो शिफ्ट कर जाते हैं टुवर्ड्स द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उनको ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करके देता है जो कि उनको एडवर्स कंडीशंस के अंदर प्रिवेंट करती है. तो इसीलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को वो अडॉप्ट कर देती हैं एट द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन. जब भी कंडीशंस अनफेवरेबल आती हैं, एडवर्स आती हैं, तो वो एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ चल पड़ते हैं. तो यहाँ पर देखिए इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म तो सिंपल हैं, काफी सारे कॉम्प्लेक्स हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कि ऑर्गेनिज्म सिंपल भी हैं, ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स भी हैं, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं. तो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से अलग अलग है. हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन अलग है, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर रही है लाइफ स्पैन. तो क्या लाइफ स्पैन जो है वहां पर भी रिप्रोडक्शन वेरी करता है या ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो वेरी करता है, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे. और जब रिप्रोडक्शन का मेथड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है तो बॉडी के अंदर क्या कुछ चेंजेस आते हैं उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एक ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, फर्स्टली तो वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ फेजेस क्रॉस करता है. फेजेस इन द लाइफ, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था जहां पर लाइफ स्पैन पढ़ी थी कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहला जो फेज होगा वो होगा जुवेनाइल फेज. द फर्स्ट फेज इज जुवेनाइल फेज. जो सेकंड फेज जो आता है वो आता है यू कैन से रिप्रोडक्टिव फेज और मैच्योरिटी फेज. ये आता है सेकंड फेज के अंदर. और थर्ड जो फेज आता है वो आता है सेनेसेंस. ये 3 जो फेजेस होते हैं ये ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ के अंदर क्रॉस करने पड़ते हैं. तो यहां पर देखिए फर्स्ट फेज के अंदर तो जनरल डेवलपमेंट होगा उसका. अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो इसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं, लेकिन अगर प्लांट्स की बात की जाती है तो इसी को बोल देते हैं वेजिटेटिव फेज. ये हमारा वेजिटेटिव फेज होता है क्योंकि इसके अंदर प्लांट में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीव्स है. फ्लावर यहाँ पर अराइज नहीं होता. तो प्लांट के अंदर वेजिटेटिव फेज, जनरली एनिमल्स के अंदर जुवेनाइल फेज, सेकंड रिप्रोडक्टिव फेज और थर्ड जो है वो है सेनेसेंस. ये 3 फेजेस ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करने होते हैं. पहले फेज के अंदर बेसिक डेवलपमेंट होता है, दूसरे फेज के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं, और नेक्स्ट फेज के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर चुका होता है और यहाँ पर उसके अंदर सेनेसेंस यानी कि बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है. तो ये 3 फेजेस जनरली एक ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करने पड़ते हैं बिफोर लीडिंग टू द पहला फेज जुवेनाइल फेज उसको क्रॉस करना पड़ेगा बिफोर प्रोसीडिंग टू द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ये फिर प्रोसीड करेगा, पहले उसके अंदर जुवेनाइल फेज आएगा.
अब देखिए ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन अलग अलग है, लेकिन लाइफ स्पैन अलग अलग होने के बावजूद भी ऑर्गेनिज्म अलग अलग है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपनी लाइफ में रिप्रोडक्शन, एक बार जुवेनाइल फेज खत्म होने के बाद जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो वो लगातार ही वहां पर रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ में एक ही बार जो है वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करवाते हैं, कुछ एक लंबी टाइम इंटरवल के बाद परफॉर्म करवाते हैं। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बेसिकली आते हैं। एक आता है रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ बैम्बो प्लांट। जो बैम्बो प्लांट होता है इसकी लाइफ स्पैन तो होती है बेटा काफी बड़ी, इट कैन लीड टू 100 ईयर्स। 100 साल तक एक जो बैम्बो प्लांट है वो जिंदा रह सकता है। अब देखिए बैम्बो प्लांट हमने लगाया, धीरे धीरे बड़ा हुआ, वो 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, लेकिन उसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। हो सकता है एक बच्चे ने अपने बचपन में जो है वो बैम्बो प्लांट लगाया हो और जब तक वो बच्चा बड़ा हो चुका हो, उसके बच्चे भी बड़े हो चुके हों, तब तक उस बैम्बो के अंदर जो है वो फ्लावरिंग हुई ही ना हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि बैम्बो प्लांट अपनी लाइफ के अंदर केवल एक ही बार में फ्लावरिंग करता है, फ्लावरिंग ओनली वंस ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के अंदर कि वो कौन सा प्लांट है जो अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है। तो वो हमारे पास है बैम्बो प्लांट। 50 से 100 साल के अंदर सिर्फ एक ही बार इसके ऊपर फूल आते हैं, एक ही बार ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, दोबारा इसके अंदर वो प्रोसेस नहीं होती। तो एक बार जो अपनी पूरी लाइफ में फ्लावरिंग परफॉर्म करवाता है वो है बैम्बो, केवल एक ही बार फ्लावरिंग होगी इसके अंदर। अब सेकंड क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है कि ऐसा कौन सा प्लांट है विच शो फ्लावरिंग एट द इंटरवल ऑफ 12 ईयर्स। देखिए कितनी कमाल की बात है कि 12 साल का गैप देकर फूल खिलते हैं। इस साल फूल खिले हैं तो आगे जो है वो फूल खिलेंगे 2032 में। 12 साल का गैप रहेगा फ्लावरिंग के अंदर। तो ऐसा कौन सा जो है वो प्लांट है? साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट। और अगर इसके कॉमन नेम की बात करते हैं देन इट्स नीलकुरंजी। ये नीलकुरंजी है, ये इसका कॉमन नेम है। फ्लावरिंग हुई थी 2008 में। 2008 के बाद जो है ये 2006 में यहाँ पर फ्लावरिंग हुई थी, उसके बाद फ्लावरिंग हुई है अभी 2018 के अंदर, और आगे जो है वो फ्लावरिंग आप देख लीजिए कब होगी। 12 साल का जो है वो यहाँ पर गैप रहेगा। सो बोथ द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिप्रोडक्शन है, देखो रिप्रोडक्शन के अंदर ही हमें ये पढ़ना है कि कैसे कैसे रिप्रोडक्शन के मेथड हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा कि वो 50 से 100 साल तक जिंदा रहता है और अपनी लाइफ में केवल एक ही बार रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। दूसरा ऐसा जो कि 12 साल के इंटरवल में जो है वो फ्लावरिंग करता है। देखिए यहाँ पर फ्लावरिंग का मतलब है रिप्रोडक्शन परफॉर्म होना, क्योंकि जो फ्लावर है दैट इज द पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो डायकोट्स होते हैं, जो हायर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसीलिए हम यहाँ पर फ्लावरिंग की बात कर रहे हैं कि फ्लावरिंग कब होती है, कब होती है, इसीलिए यहाँ पर ये जिक्र है। अब देखिए यहाँ पर हो गई एक बार पूरी जिंदगी में, यहाँ पर 12 साल के अंतर पर। अब हमारे पास 2 तरीके के प्लांट होते हैं, एक तो होते हैं एनुअल या बाइनियल, और एक होते हैं हमारे पास पेरिनियल। अब एनुअल जो प्लांट होते हैं, एनुअल, या इन्हीं को हम बोलते हैं बाइनियल, और एक हमारे प्लांट होते हैं पेरिनियल। अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है? देखिए जो एनुअल प्लांट होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि एक ही सीजन के अंदर फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग एंड रिप्रोडक्शन अकर्स इन सिंगल सीजन। एक ही सीजन के अंदर जुवेनाइल फेज भी हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज भी हो गया,
सारे फेजेस एक ही सीजन के अंदर क्रॉस हो गए और उसके बाद जो है वो प्लांट खत्म हो गया। ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं एनुअल प्लांट। अब यहाँ पर तो हमें बड़े अच्छे से समझ में आता है कि एक एनुअल प्लांट के अंदर जब वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे थे तो वहां पर चल रहा था जुवेनाइल फेज, और जब उसके अंदर फ्लावर आया तो वो चल रहा था रिप्रोडक्टिव फेज, और जब फ्लावर के बाद वहां पर फ्रूट आ गए और वो फ्लावर झड़ गए और उसके बाद प्लांट खत्म हो गया, वो वहां पर चल रहा था सेनेसेंस वाला फेज। तो यहाँ पर एनुअल और बाइनियल के केस में हमें ये चीजें क्लियर होती हैं। मेनली ऐसा प्लांट, एनुअल प्लांट एक ही सीजन के अंदर या एक ही साल के अंदर सब कुछ हो जाता है। बाइनियल प्लांट के अंदर पहले सीजन के अंदर वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक आते हैं और दूसरे सीजन के अंदर या दूसरे ईयर के अंदर फ्लावरिंग होती है। ये डिफरेंस होता है एनुअल और बाइनियल में। ये एक ही सीजन लेता है, ये 2 सीजन ले लेता है। लेकिन अगर पेरिनियल प्लांट की बात करते हैं तो जुवेनाइल फेज आया, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गए, रिप्रोडक्टिव फेज आया, फ्लावर आ गए। अब देखिए फ्लावर आने के बाद फ्रूट्स आ गए, फ्रूट्स के अंदर सीड्स बन गए, फिर एक लंबा टाइम लिया, हो सकता है साल का टाइम लिया, उसके बाद फिर से क्या हुआ, फिर से फ्लावर आ गए, फिर से फ्रूट बन गए, अब उसके बाद फिर टाइम लिया और फिर से फ्लावर आ गए। तो अब ये कहता है कि ये जो पीरियड बीच में रह गया, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 फ्लावरिंग सीजन, आप इसको क्या बोलोगे? काफी कंफ्यूजन रहती है। इसको बोले क्या? इसको जुवेनाइल फेज बोले या इसको रिप्रोडक्टिव फेज बोले, इसको बोले क्या? क्योंकि यहां पर तो हमें क्लियर कट समझ में आ गया था कि द पीरियड आफ्टर द जुवेनाइल फेज इज द रिप्रोडक्टिव फेज, और रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर फ्लावरिंग हुई और फ्लावरिंग होने के बाद फ्रूट्स बने और उसके बाद प्लांट की लाइफ खत्म। लेकिन यहां पर क्या करें? यहां पर तो एक बार फ्लावर आते हैं, उसके बाद 1 साल का गैप हो जाता है और फिर अगली बार फिर से फूल आते हैं। आम के पेड़ को आप देख लीजिए, मैंगो है, एप्पल है, गवावा है, हर साल फ्लावर आते हैं प्लांट के ऊपर और हर साल आपको फ्रूट मिलते हैं। तो आपको इस साल आम मिले हैं और अगले साल फिर से फ्लावर आएंगे और फिर आपको आम मिलेंगे। तो इस साल और उस साल के बीच का जो पीरियड है, इसको आप क्या कहोगे? व्हाट डू यू कॉल द पीरियड बिटवीन द 2 फ्लावरिंग पीरियड्स? 2 फ्लावरिंग सीजन है, उनके बीच के टाइम इंटरवल को आप क्या बोलोगे? किसका फेज बोलोगे? जुवेनाइल फेज है, मैच्योरिटी फेज है या सेनेसेंस है? कौन सा फेज है? तो यहाँ पर ये 2 फ्लावरिंग के बीच का जो पीरियड रहता है, इसको आप जुवेनाइल फेज नहीं बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर प्लांट के अंदर वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। यहाँ पर एक हेल्दी प्लांट बन चुका है और उसके अंदर फ्लावरिंग हो चुकी है। अब उसका जो ये फेज रहेगा 2 फ्लावरिंग पीरियड्स के बीच में, ये रिप्रोडक्टिव पीरियड का ही पार्ट रहेगा। इसको आप मैच्योरेशन फेज का पार्ट बोल सकते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द मैच्योरेशन फेज, ये इसी का पार्ट रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका जुवेनाइल फेज का पार्ट नहीं रहेगा, बल्कि किसका पार्ट रहेगा? मैच्योरेशन फेज का पार्ट यहाँ पर ये रहेगा। तो ये डिफरेंस है बाइनियल और पेरिनियल या एनुअल प्लांट्स के अंदर जब फ्लावरिंग होती है तो किस तरीके से चीजें यहाँ पर जो हम वो डिफर करती हैं। तो बताइए यहाँ पर एनुअल और बाइनियल प्लांट अपनी लाइफ में कितनी बार फ्लावरिंग करेंगे? 1 बार, 2 बार या 3 बार? केवल 1 बार। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक ही बार फ्लावरिंग और एक ही बार फ्रूटिंग होगी, उसके बाद प्लांट की जो है वो डेथ हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो छोटा होता है, यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो काफी बड़ा होता है। तो ये यहाँ पर एनुअल और बाइनियल के बीच में क्या है? डिफरेंसेस हैं कि दोनों के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन किस तरीके से डिफरेंट है, कैसे वो जो रिप्रोडक्शन है वो अलग है। ये यहाँ पर बेसिक सा डिफरेंस था। इसके बाद देखिए क्या होता है। एनिमल जब ब्रीड करते हैं, एनिमल ब्रीडिंग, अब ये बात तो थी पीछे प्लांट्स की, अब एनिमल ब्रीडिंग के ऊपर चल पड़े हम। अब एनिमल ब्रीडिंग के अंदर क्या है देखिए, एक होता है सीजनल ब्रीडर, सीजनल
ब्रीडर। देखिए ब्रीडिंग क्या होती है, वही मेटिंग करना, बच्चे पैदा करना, ब्रीडिंग। तो सीजनल ब्रीडर, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। कंटिन्यूअस ब्रीडर, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीजनल ब्रीडर एंड द कंटिन्यूअस ब्रीडर? तो दोनों के बीच में क्या यहां पर बेसिक डिफरेंस है? देखिए सीजनल ब्रीडर ये क्या करते हैं, अगर फर्स्ट वाले की मैं बात करूं तो इनके अंदर जो ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग अकर्स ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन। साल के अंदर कई सीजन आते हैं, विंटर है, समर है, स्प्रिंग है, रेनी है। तो यहाँ पर जो एनिमल होता है वो किसी एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ब्रीड करता है। पर्टिकुलर सीजन जैसे बारिश का मौसम आ गया, आप गर्मियों के अंदर मेंढक देखते हो या बहुत ज्यादा सर्दियों के अंदर? छोटे वाले मेंढक जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं, बड़े वाला तो कहीं पर एक छुपा हुआ मिल सकता है। क्यों नहीं दिखाई देते हर एक सीजन में? क्योंकि इनका जो सीजन होता है ब्रीडिंग के लिए वो होता है रेनी सीजन। फ्रॉग एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही नए बच्चे पैदा करते हैं, ब्रीडिंग परफॉर्म करते हैं। अकेला फ्रॉग ही नहीं है, जो हमारे बर्ड्स होते हैं बहुत सारे, और जो डियर हैं ये केवल इसी सीजन के अंदर, पर्टिकुलर सीजन के अंदर जो है वो ब्रीड करते हैं। बहुत सारे बर्ड हैं, डियर है, फ्रॉग है, ये सीजनली जो है वो ब्रीड करते हैं। डॉग्स वगैरह भी जो है वो सीजनली ब्रीड करते हैं। अब उसके बाद आता है कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो देखिए कंटिन्यूअस ब्रीडर क्या कहता है, दीज आर एबल टू ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर। इनके लिए कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है, साल के किसी भी टाइम के अंदर ये ब्रीडिंग शो कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर इनके पास टाइम पीरियड नहीं है कि ये सर्दी में, गर्मी में, बारिश में या स्प्रिंग सीजन के अंदर ही जो है वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे, ऐसा यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड गिवन नहीं है। अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो देखिए जितने भी हमारे कुछ पोल्ट्री बर्ड है, माइस है, या फिर हम बात यहाँ पर करें तो पोल्ट्री बर्ड्स, अंडे मिलते रहते हैं ना आपको, जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं, जो माइस होती है, जो क्वीन हनी भी होती है, क्वीन हनी भी, और जितने भी हायर एनिमल है, हॉर्स है, काऊ है, डंकी है, बफेलो है, ह्यूमन है, ये जो है सीजनल ब्रीडर नहीं है। दीज कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर। इनके लिए कोई यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है वो डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो दिया गया है। कॉमनली यहाँ पर बात हम इनकी करेंगे। अभी जो है वो हम हायर एनिमल्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। जो एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं यहीं तक रहेंगे आप, कि भाई ब्रीडिंग जो है वो दो तरीके की होती है, वन इज सीजनल एंड सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूअस ब्रीडिंग। सीजनल ब्रीडिंग के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो पर्टिकुलर एक सीजन के अंदर ही ब्रीडिंग शो करता है, और कॉन्टिन्यूअस ब्रीडिंग के अंदर थ्रू आउट द ईयर, पूरे जो साल है वो ब्रीडिंग शो करता है, बच्चे पैदा करते रहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन के केस में आप इनके अंदर इंक्लूड यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर एक ही जो बेबी है उसके पैदा होने के लिए एक लंबी ड्यूरेशन की जरूरत होती है। ये वो ऑर्गेनिज्म है, जैसे पोल्ट्री बर्ड्स है, अंडा रूटीन में दे सकते हैं, यानी कि थ्रू आउट द ईयर ब्रीडिंग करते रहते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म है। क्वीन भी है, ये भी एग ले करती रहती है, तो इनका यहाँ पर ये डिफरेंस है। अब देखो बात आती है प्लेसेंटल मैमल्स की। अब देखिए प्लेसेंटल मैमल्स क्या होती है। अब यहाँ पर प्लेसेंटल मैमल्स वो मैमल्स हैं या वो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने बेबी को अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं, और जिनके अंदर एक स्पेशल लेयर डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो यही बताऊंगी मैं आपको कि प्लेसेंटल मैमल्स क्या होते हैं।
जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो आप जानोगे कि एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। आपने पढ़ा होगा पहले भी 8th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर पढ़ा है आपने ये वर्ड। प्लेसेंटा क्या होती है? ये एक लेयर होती है, लेयर विच फॉर्म्स कनेक्शन, टिश्यू भी आप इसको बोल सकते हैं, विच फॉर्म्स कनेक्शन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। जब मैमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है तो जो मदर होती है फीमेल, वो यंग वन को अपनी बॉडी के अंदर रखती है, और जब वो मदर यंग वन को अपनी बॉडी के अंदर रखती है तो वहां पर क्या होता है, एक लेयर डेवलप होती है मदर के यूट्रस के अंदर जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और ये जो लेयर होती है प्लेसेंटा, ये मदर के अंदर से न्यूट्रिशन को भेजती है बेबी के अंदर, और बेबी के अंदर से वेस्ट को भेजती है मदर के ब्लड के अंदर। तो मदर और बेबी के बीच में जो एक्सचेंज का काम जो करती है वो लेयर होती है प्लेसेंटा। तो जिन हायर एनिमल्स के अंदर, जिन वर्टिब्रेट्स के अंदर ये प्लेसेंटा बनती है उनको बोलते हैं प्लेसेंटल मैमल्स। उनको हम प्लेसेंटल मैमल्स बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर कौन सी लेयर बनती है? प्लेसेंटा बनती है। ठीक है, तो अब इन प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर भी जब रिप्रोडक्शन होता है तो फीमेल की बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस आते हैं। देखिए, बेबी को अपनी बॉडी के अंदर रखती है फीमेल, तो ऑब्वियसली जो हमें मोस्ट ऑफ चेंजेस जो देखने को मिलते हैं वो भी किसकी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं? वो हमें देखने को मिलते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर दो तरीके के मैमल हैं हमारे पास, वन इज प्राइमेट एंड सेकेंड वन इज नॉन प्राइमेट। ये दो तरीके के मैमल हमारे पास हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्राइमेट्स क्या हैं और नॉन प्राइमेट्स क्या हैं? दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो फीमेल की बॉडी की एक साइकिल की वजह से है कि अगर आप अपने आसपास देखोगे ह्यूमन बीइंग या फिर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी साइकिल्स के बीच में कुछ जो है वो डिफरेंसेस होते हैं। कोई भी फीमेल है, मैमल फीमेल, उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस चलते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। जब वो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर होती है तो उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस चलते हैं और उन्हीं चेंजेस को हम बोलते हैं साइकिल्स। जब उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस चलते हैं तो उनको हम साइकिल्स बोलते हैं। अब ये दो तरीके की साइकिल है। जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उनको हम बोलते हैं प्राइमेट्स, और जिनके अंदर स्ट्रस साइकिल होती है उनको हम बोलते हैं नॉन प्राइमेट्स। इस साइकिल के बिहाफ पर ये दो तरीके के हैं, प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स। जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्राइमेट्स हैं, जिनके अंदर स्ट्रस साइकिल है वो नॉन प्राइमेट्स हैं। एग्जाम्पल, हमारे घर में जो काऊ है उसके अंदर स्ट्रस साइकिल होती है, और जो ह्यूमन है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब इनको समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रस साइकिल के बीच में क्या डिफरेंस है। 2 मार्क्स का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रस साइकिल एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जानते हैं दोनों, प्राइमेट क्या है, नॉन प्राइमेट क्या है, मैमल्स क्या है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। वन इज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सेकंड वन इज स्ट्रस साइकिल। देखिए दोनों का डिफरेंस क्या है। स्ट्रस साइकिल, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू? दोनों में जो जनरल डिफरेंसेस हैं वो क्या है? यहां पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है दैट अकर्स एट द इंटरवल ऑफ 4 वीक्स। इंटरवल ऑफ 4 वीक्स। अगर किसी फीमेल के अंदर अब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है तो नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कब होगी? आफ्टर द पीरियड ऑफ 4 वीक्स। 4 हफ्ते के बाद अबाउट 28 डेज जो है वो हम इसके लिए जो है वो टाइम पीरियड रख देते हैं। 4 वीक्स का जो है वो इसीलिए इसको टाइम दिया गया है बिकॉज द टाइम पीरियड इज 28 डेज। अगर आप यहां पर स्ट्रस साइकिल की बात करोगे
तो इंटरवल जो है फ्यू मंथ्स टू ईयर्स, अगर किसी के अंदर, अब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रेस साइकिल चल रही है, किसी एनिमल के अंदर इस महीने स्ट्रेस साइकिल हुई है, तो जरूरी नहीं है अगले महीने भी होगी। हो सकता है अगली स्ट्रेस साइकिल लगने में 2 महीने लग जाए या 6 महीने लग जाए, या हो सकता है साल भी लग जाए। तो 2 स्ट्रेस साइकिल्स के बीच का जो इंटरवल है वो कुछ महीनों से लेकर साल तक हो सकता है। 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच का जो इंटरवल है वो कितना होगा, 4 वीक्स, यानी कि अबाउट 28 डेज और अ मंथ। इतना जो है वो गैप यहाँ पर होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 3 फेजेस होते हैं। जब आपको 3rd चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वहां पर आप पढ़ेंगे इसके बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पहला जो फेज होता है वो होता है यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा जो फेज होता है वो होता है यहाँ पर लूटियल फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज भी आप इसको बोल सकते हो। लूटियल फेज या फिर जो है वो प्रोलिफेरेटिव फेज होता है। और अगला जो फेज होता है वो यहाँ पर होता है सिक्रेटरी फेज, इसी को प्रोलिफेरेटिव, और नेक्स्ट जो है वो है सिक्रेटरी फेज। यहाँ पर केवल 2 ही फेजेस होते हैं, 2 फेजेस। 2 फेजेस का क्या है, वन इज द स्ट्रेस फेज एंड सेकेंड वन इज नॉन स्ट्रेस फेज। उसके बीच में कोई ऐसा फेज इसके अंदर नहीं है, केवल 2 ही फेजेस यहाँ पर होते हैं। अब देखिए जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो यहाँ पर क्या होता है, जो फीमेल होती है जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर नॉट एनी पर्टिकुलर अर्ग फॉर मीटिंग। इसको यहाँ पर मीटिंग के लिए कोई पर्टिकुलर इच्छा नहीं है, यहाँ पर उसको सेक्सुअल रिलेशन के लिए कोई पर्टिकुलर डिमांड यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करते हो स्ट्रेस साइकिल के अंदर, तो जो फीमेल होती है शोज अ ग्रेट अर्ग और डिजायर फॉर मेटिंग। आप कह सकते हो कि जो यहाँ पर फीमेल होती है वो मेटिंग करती ही केवल स्ट्रेस साइकिल के अंदर है। इसी को हम हीट पीरियड भी बोलते हैं। यहाँ पर हीट पीरियड, स्ट्रेस साइकिल वाला जो पीरियड होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज हीट पीरियड। स्ट्रेस साइकिल के अंदर फीमेल केवल मेटिंग करेगी ड्यूरिंग द हीट पीरियड और ड्यूरिंग द स्ट्रेस साइकिल, जब उसके अंदर स्ट्रेस फेज चल रहा है। लेकिन अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हो तो यहाँ पर जो फीमेल होती है, ह्यूमन फीमेल, वो कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो है वो मेटिंग के लिए डिजायर शो नहीं करती। कोई ऐसा पर्टिकुलर यहाँ पर डिजायर जो है वो नहीं है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर। इसके बाद 4th पॉइंट, अगर आप बात करोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो यहाँ पर ब्लड लॉस होता है बॉडी से, ब्लड लॉस फ्रॉम बॉडी। लेकिन अगर आप बात करोगे स्ट्रेस साइकिल की तो कोई भी ब्लड लॉस यहाँ पर नहीं होता है। नो ब्लड लॉस फ्रॉम बॉडी, कोई किसी तरीके का ब्लड का लॉस यहाँ पर बॉडी के अंदर से नहीं है। तो ये यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर जो है वो डिफरेंसेस हैं। फिर मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्ट्रेस साइकिल होती है वो किसके अंदर देखने को मिलती है, नॉन प्राइमेट फीमेल्स के अंदर, और मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको देखने को मिलती है प्राइमेट्स के अंदर। जो प्राइमेट्स होती हैं फीमेल, उनके अंदर आपको देखने को मिलती है। तो ये जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेस साइकिल का जो एग्जांपल रहेगा वो घर के अंदर जो काऊ हैं, बफेलो हैं, उनके अंदर स्ट्रेस साइकिल होती है। तो यहाँ पर ये बेसिक डिफरेंस है, 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। अगर आप अब ये माइंड के अंदर लेकर बैठे हैं कि चैप्टर को हटा दिया गया है, कंसेप्ट को हटा दिया गया है, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि भले ही बोर्ड ने वो हटाया है, लेकिन आपके लिए कोई टॉपिक नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस टॉपिक को नहीं जानोगे आप अगले टॉपिक के ऊपर प्रोसीड कर ही नहीं सकते। इसलिए आपके लिए हर एक टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो यहाँ पर ये डिफरेंस है ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में. यू कैन इजीली राइट एनी 4 डिफरेंसेस इन 2 मार्क्स. आप यहाँ पर कोई भी 4 जो डिफरेंसेस है वो इजीली लिख सकते हैं. तो ये है हमारा यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक और छोटा सा टॉपिक. अब इसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अगर यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है या आपको लगता है कि ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है, यू कैन कमेंट. यू आर फ्री टू कमेंट बेटा. आप कमेंट करें, आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन वहां पर मिलेगा. लेकिन कमेंट तो आप करते ही नहीं है, ना ही अच्छा बताते और ना ही बुरा बताते, कैसा भी नहीं बताते हैं आप. तो इसके बाद हम बात करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखिए इवेंट्स क्या कहते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाऊंगी इवेंट्स का, बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे. इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली कौन कौन से इवेंट हैं. पहला इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन. इट इज द फर्स्ट इवेंट. सेकेंड इवेंट fertilization, and third event post fertilization. Post fertilization. These are the few events, mainly 3 events during the process of sexual reproduction. ये मेनली 3 इवेंट हैं जो हम पढ़ेंगे और हमारी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. अब इन इवेंट्स के अंदर देखिए क्या है. सबसे पहला जो इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसके अंदर हम 2 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे. और पहला जो आपका टॉपिक है वो है गैमेट फॉर्मेशन. तो यहां पर आपको बताया जाएगा कि गैमेट्स क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं. ठीक है, किसके अंदर बनते हैं, गैमेट बताए जाएंगे. उसके बाद सेकंड है यहाँ पर गैमेट ट्रांसफर, कि जिसकी बॉडी के अंदर गैमेट बना है उसकी बॉडी के अंदर से वो गैमेट कहां पर और कैसे जाएगा, ये होगा यहाँ पर. सेकंड आपको बताया जाएगा अबाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, कि जो गैमेट्स बने हैं वो किस तरीके से आपस में फ्यूज करेंगे, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. और जब गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आप पढ़ोगे अबाउट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि जो एम्ब्रियो है वो किस तरीके से डेवलप करता है और यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं. तो ये 3 जो स्टेप्स हैं या इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ये हमें जानने हैं और इन इवेंट्स को हम जानेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन इवेंट्स की हम वहां पर बात करेंगे, इनके बारे में जिक्र करेंगे और इनको डीपली जानेंगे. जितना आज आपको पढ़ाया गया है उस टॉपिक को रिवाइज करें, उसको अच्छे से पढ़कर देखें. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन वी आर ऑलवेज विद यू. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.